हेलो स्टूडेंट्स, विज़न आईएसटी प्रयागराज में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में साइंस टेक्नोलॉजी सेगमेंट के आए हुए प्रश्नों को क्रमशः हल कर रहे हैं। इस सीरीज़ में 2016 का पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर हम लोग हल करेंगे। जो लोग रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल के संपर्क में नहीं, उनके लिए एक सामान्य सूचना ये है कि साइंस में जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी का जो सेगमेंट है उसके लिए लाइव क्लासेस की शुरुआत कर दी गई है। आप में से जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसके संबंध में कोई सूचना हो तो पूर्व काल में आपको मिल सके। देखेंगे तो यूट्यूब पर आपको इसके संबंध में एक वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो भी इस संबंध में आपको मिल जाएगा। जहाँ तक अन्य विषयों की बात है, भूगोल है, इतिहास है, कुछ दिन ये श्रृंखला चल जाए, साइंस वाले क्वेश्चन को हल कर दिए जाए। संगत जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी अपनी फील्ड के जो क्वेश्चन पेपर होंगे इसी तरीके से क्रमशः हल करवाएंगे। तो साइंस में 2016 में जो पहला क्वेश्चन है, इंसिडेंटली इस पेपर का भी पहला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में लाई जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन और एथेन। देखिए, अभी पीछे वाले जो 2019 से 2017 तक के जो पेपर उसमें हमने हल किए थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि दीमक की बाम्बी से कौन सी गैस निकलती है, धान के खेत से कौन सी निकलती है। तो उसी क्रम में हमने ये चर्चा किया था कि जुगाली करने वाले जानवर, दीमक की बाम्बी, धान के खेत, कोयला की जो खदान होती है उससे, और बायोगैस संयंत्र से एक ही गैस निकलती है, मेथेन। जब भी कभी वनस्पति पदार्थों का जो प्लांट ओरिजिन के जो सब्सटेंसेस हैं उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है मेथेनोजन बैक्टीरिया के द्वारा, तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है और इन सभी परिस्थितियों में मेथेनोजन बैक्टीरिया जो है एक्टिव रहते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका सी विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? 4 विकल्प हैं, आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 63। जहाँ तक आयोडीन 131 की बात है, थायराइड कैंसर के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र में जो दोष होते हैं उनके बारे में, थक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। आयोडीन 131 पर भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में, सोडियम 24 पर भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, रक्त कैंसर के उपचार में कमीशन ने फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों को ही सही विकल्प माना है। ये सही है कि फास्फोरस 32 का भी प्रयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, कोबाल्ट 60 का भी जो है उपचारार्थ प्रयोग होता है। तो ब्लड कैंसर के इलाज के लिए फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 दोनों ही विकल्प सही है। कोबाल्ट 60 के संदर्भ में एक चीज़ और जान लें कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वो टेलीथेरेपी के उद्देश्य से किया जाता है। टेलीथेरेपी को सामान्य हिंदी में हम सिकाई कहते हैं। कैंसर के रोगियों के संबंध में आपने सुना होगा कि कैंसर हो गया, सिकाई करवाने गए हैं, तो वास्तव में टेलीथेरेपी विधि से इलाज करवाने के लिए वो जाते हैं। कोबाल्ट 60 जो है वो गामा विकिरण का उत्तम स्रोत है। इसका प्रयोग जो है कैंसर के इलाज के टेलीथेरेपी विधि के लिए भी किया जाता है। कभी आगे इसके संबंध में हम लोग डिटेल में जब चर्चा करेंगे तो टेलीथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी जैसी विधियों के संदर्भ में भी चर्चा हो जाएगी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है बरेली में, मथुरा में, करनाल में, पटना में। तो देखिए, ये जो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान है ये बरेली के इज्जत नगर में, उत्तर प्रदेश में बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसायनिन की उपस्थिति। कैप्साइसिन की उपस्थिति मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, बी विकल्प सही है। लाइकोपिन टमाटर के लाल रंग के लिए उपयोगी है, याद रखिएगा, और ये एंटी कैंसरस यानी कैंसर के इलाज में इसका जो है प्रभाव देखा गया है। कैंसर के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। कैरोटीन जो है ये पीली वनस्पति पदार्थों में पाए जाने वाली वर्णक है, एक कलर पिगमेंट है, और ये शरीर में विटामिन ए के रूप में सिंथेसाइज होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। और एंथोसायनिन मिर्च प्याज में पाया जाता है और उसके गुलाबी बैगनी रंग के लिए उत्तरदायी है। तो कैप्साइसिन जो है मिर्च की तीक्ष्णता के लिए कारण है। देखिए, मिर्च कितनी तीखी है, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए स्कोलोवाइल स्केल होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो स्कोलोवाइल स्केल जो है ये मिर्च की तीक्ष्णता को नापने के लिए इस स्केल का प्रयोग करते हैं। भारत में सबसे तीखी मिर्च जो है नॉर्थ ईस्ट में, जो पूर्वोत्तर वाला भारत है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम आदि के क्षेत्र में उगाया जाता है। तो
जो आप कह सकते हैं ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। तो कैप्सिसिन जो है ये मिर्च की तीक्ष्णता के लिए उत्तरदायी होता है। मिर्च की तीक्ष्णता के संदर्भ में एक चीज़ और है कि जो मिर्च का तीखापन है ये कोई स्वतंत्र स्वाद नहीं है। स्वाद मूल रूप से 4 होते हैं, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है और नमकीन है, लेकिन मिर्च का तीखापन अपने आप में कोई स्वतंत्र स्वाद नहीं होता है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं? चावल, दूध, अंडा और सोयाबीन। कमीशन ने इस क्वेश्चन को भी करेक्ट किया था, और दूध और अंडा दोनों में ही सभी अनिवार्य अमीनो एसिड पाए जाते हैं। देखिए दूध जो है ये न्यूबॉर्न बेबी की ओनली राइट है, मतलब 6 महीने तक जो बच्चा होता है केवल माँ के दूध पर पलता है, पानी भी उसको ऊपर से नहीं मिलता है। तो अगर सभी अनिवार्य अमीनो एसिड उसमें उपस्थित नहीं होंगे तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सभी अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं। इसी तरीके से मुर्गी या अन्य पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनमें जो बच्चे होते हैं उनको कोई बाहर से कोई न्यूट्रिशन मिल नहीं सकता, तो सभी अनिवार्य अमीनो एसिड उसमें भी होते हैं। तो दूध और अंडा इसका सही विकल्प है, और बाद में कमीशन ने इसको करेक्ट किया था और ये माना था कि दूध और अंडा दोनों में ही जो है सभी के सभी अनिवार्य अमीनो एसिड जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं सारे के सारे पाए जाते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन है, इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? इथेनॉल जैसे आप कह सकते हैं जो अल्कोहल लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिस शराब का लोग सेवन करते हैं, वो इथेनॉल जो है उसका उत्पादन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का जो खमीर होता है, जो एक यीस्ट होती है, जो एक तरीके का कवक है, उसका प्रयोग करते हुए ऐसा किया जाता है। 9वें क्वेश्चन के बाद फिर साइंस टेक्नोलॉजी का जो अगला क्वेश्चन है वो 51वें नंबर पर, तेजी से 51वें नंबर के क्वेश्चन की ओर 51st जो क्वेश्चन है इसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो 51st क्वेश्चन है जो आपकी श्रृंखला में आया हुआ है वो नए तत्व की खोज से संबंधित है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी? ये देखिए 2016 का पेपर है, तो इसका मतलब है ये 2015 में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। एंड्रोहेड्रल फुलरीन, कैलिफोर्नियम 252, ट्रीटियम और रोडियम। विवाद क्या हुआ था? कुछ लोगों ने एंड्रोहेड्रल फुलरीन के संबंध में विवाद किया था और कहा था कि ये सबसे महंगी धातु है कैलिफोर्नियम 252 ने। कमीशन ने बाद में कैलिफोर्नियम 252 को सबसे महंगी धातु माना। तो देखिए उस समय एंड्रोहेड्रल फुलरीन सबसे महंगा पदार्थ था, सबसे महंगा धातु नहीं। फुलरीन एक कार्बन नैनो पदार्थ है। अभी हम लोगों ने पिछले पेपर में कार्बन नैनो पदार्थों के बारे में चर्चा की थी, उसमें फुलरीन की भी चर्चा हुई थी। कार्बन नैनो ट्यूब, फुलरीन, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो ग्रेफीन, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो कार्बन नैनो पदार्थ के रूप में, हमने पहले भी कहा था कि कार्बन के मानव निर्मित अपरूप हैं। ये जो आप कह सकते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किए गए कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो कार्बन जो है धातु तो है नहीं, धातु पदार्थ आप लोग जानते हैं, आवर्त सारणी में ये 4th ग्रुप का सदस्य है, तो फुलरीन धातु तो हो ही नहीं सकती। तो कैलिफोर्नियम 252 एक धातु है और उस समय की सबसे महंगी धातु थी। तो कमीशन ने जो भी विकल्प बताया था वो एकदम सही था और उसमें अनावश्यक किसी विवाद की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। 51वें क्वेश्चन के बाद फिर 62वां क्वेश्चन जो है फिर से साइंस डिसिप्लिन का है, 62nd। तो जो 62वां क्वेश्चन है वो वेंडलस्टीन 7x से संबंधित है। वेंडलस्टीन 7x जो है एक फ्यूजन रिएक्टर है, एक संलयन रिएक्टर है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है ये, और जर्मनी में उस समय जो है इसका विकास किया गया था और उसी संबंध में ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के रूप में जो है चर्चा में था। तो वेंडलस्टीन फ्यूजन एनर्जी, संलयन ऊर्जा जो नाभिकीय ऊर्जा का एक प्रकार है, उससे संबंधित है, और इस तरीके से 62वें का जो डी विकल्प है वो सही विकल्प है। 62वें क्वेश्चन के बाद 73rd क्वेश्चन जो 73वां क्वेश्चन है फिर से साइंस से संबंधित है, और जो 73वां क्वेश्चन है वो बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन के संबंध में। बराक 8 मिसाइल इंडिया और इजराइल की एक संयुक्त परियोजना है। तो क्वेश्चन ही यही है कि निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से भारत ने बराक 8 मिसाइल विकसित की? अभी हम लोगों ने चर्चा की इजराइल के साथ है। इजराइल के साथ बराक 8 नामक जो है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल भारत ने जो है डेवलप की है। ये एंटी मिसाइल है और आप कह सकते हैं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के रूप में इसका विकास किया गया है। 73वें क्वेश्चन के बाद फिर जो साइंस के क्वेश्चन है 118वें नंबर पर आते हैं, 118th नंबर पर आते हैं, और 118 से लेकर के 150 तक सीधे साइंस के ही क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कि साइंस के साइजबल नंबर में क्वेश्चन आते रहे। हमने पहले भी आपसे कहा है कि साइंस के क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है,
कमीशन में, यूपी कमीशन में भी आप देखेंगे, सिविल में भी देखेंगे, और इसी के साथ साथ यूपी SSSC में तो साइंस का एक डेडिकेटेड सेगमेंट है। आप में से जो लोग जो है रणनीतिक रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप साइंस के सेगमेंट पर ध्यान दें तो बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती है। कम एफर्ट में आप ज़्यादा क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। तो अब 118वां क्वेश्चन जो है, सूचियाँ हैं तमाम प्रकार की कृषि के वैज्ञानिक नाम और उनकी जो कृषि से संबंधित जो विधियाँ हैं उनके संदर्भ में। तो देखिए, विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती है, वेजिकल्चर वृक्षों की खेती है, पिसीकल्चर मछली पालन है, और ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ये 4 विकल्प इस तरीके के हैं, और दिए गए में बी विकल्प जो है इसी तरीके का विकल्प है, तो बी विकल्प इसका सही विकल्प है। अच्छा, राइट हैंड साइड में अगर आप देखें, साथ ही साथ दोनों ओर के क्वेश्चन पेपर को जो सेगमेंट्स हैं उनको हम लोग हल करते चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ क्रम का उल्लंघन हो रहा है। 125वां क्वेश्चन 125, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सोलर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल, सोलर सेल, सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल जो है, जिसकी खोज जो है न्यूटन के द्वारा, जो है आइंस्टीन के द्वारा की गई थी, प्रकाश वोल्टी प्रभाव की खोज जो है आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। वो सोलर जो पावर है, जो सोलर फोटो एनर्जी है, जो उसको विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रकाश वोल्टी सेल का इस्तेमाल किया जाता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? कहने का मतलब यह है कि विंड पावर में कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो चाहे विंड एनर्जी पर क्वेश्चन पूछे और चाहे हाइड्रो एनर्जी पर क्वेश्चन पूछे, दोनों की ही जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों की ही जो गतिज ऊर्जा है, वही अंततः विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जो 126वें का ए विकल्प चाहिए। 127वां क्वेश्चन, मानव की सामान्य स्वास्थ्य के लिए आँख की स्पष्ट न्यूनतम दृष्टि कितनी? जो 25 सेंटीमीटर। अगर कोई एक व्यक्ति सामान्य स्वस्थ आँख वाला है तो 25 सेंटीमीटर से निकट जो स्थित वस्तुएं होंगी उनके लिए उसकी जो विजन होगा ब्लर होगा, उसको चीज़ें धुंधली दिखाई देंगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। 25 सेंटीमीटर से मनुष्य की जो स्पष्ट दृष्टि है वो न्यूनतम दूरी शुरू होती है। अधिकतम दूरी पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता, यानी अगर कोई आपसे कहे कि मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा दूर कितनी दूर देख सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नियम समझिएगा, कितनी भी दूरी से आने वाला प्रकाश यदि मनुष्य की आँख तक पहुँच जाता है, अगर पहुँच जाता है तो आप उसको देख पाएंगे, और अगर नहीं पहुँच पाता है तो नहीं देख पाएंगे। तो आप देखिए कि आप आकाशगंगा को देखते हैं जो प्रकाश वर्ष में दूरी है, एंड्रोमेडा M31 को देखते हैं जो दूसरी आकाशगंगा ही है, तो आप बहुत लंबी दूरी तक देख सकते हैं। किसी भी सोर्स से निकलने वाली लाइट यदि आपकी आंख तक पहुंच जाएगी तो आप उसको देख पाएंगे। इसीलिए कभी भी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पर प्रश्न नहीं बन सकता, हमेशा न्यूनतम दूरी पर ही प्रश्न बन सकता है। फिर उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और उपयुक्त सभी। तो अब देखिए, जो उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र हैं उनके अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण सभी होता है। अब प्रश्न ये है कैसे? तो जब आप फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है। यूरिया के प्रयोग के कारण भारत में ही अनेक जगह पर जो मृदा है, जो सॉइल है, वो अम्लीय हो चुकी है। और जब पानी बरसता है तो बहता हुआ पानी के साथ ये उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र बहते हुए जलाशयों में पहुँचते हैं, उनकी भी जो pH वैल्यू उसको बदल देते हैं, जिससे जलीय जीवों का नाश होता है। तो जो सीधी सी बात हो गई कि सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है, ऐसा हर जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। रह गई वायु प्रदूषण की बात कि वायु प्रदूषण होता है कि नहीं, तो आप देखिएगा कि सिविल सेवा में एक बार उसने क्वेश्चन पूछा था कि अगर उर्वरकों का किसान इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में जाते हैं? और बात सही है, नाइट्रस ऑक्साइड और अनेक अन्य जब भी कभी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स को आप यूज़ करेंगे, जैसे यूरिया जैसे फर्टिलाइजर्स को, तो बायोडिग्रेडेशन होगा। जो है कह सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं जो फर्टिलाइज़र के नाइट्रोजन कंपोनेंट को जो है वो गैसीय रूप में नाइट्रस ऑक्साइड आदि में बदल करके वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं, और इस तरीके से वायु प्रदूषण हो जाता है। तो ये नहीं है कि उर्वरक वाष्पित हो गया और इसके कारण वायु प्रदूषण होगा, नहीं, उसके बायोडिग्रेडेशन के कारण वायु प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी जो इसका विकल्प है, ये कमीशन के रिसेंट ईयर में आए हुए साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। फिर 119वां क्वेश्चन है बगल में, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, और इसके साथ साथ उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में।
तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है ये सर्वाधिक जैविकता वाले स्थान हैं। फिर भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? 2008 में। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना है जलवायु परिवर्तन पर, उसकी प्रकाशन किया था। उसमें 8 पॉइंट थे, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट एफर्ट करेगी कि भारत का जो फॉरेस्ट कवर है उसको बहुत ही शीघ्रतापूर्वक जो है एफर्ट करते हुए फॉरेस्टेशन के द्वारा, वनीकरण के द्वारा शीघ्रतापूर्वक उसको 33% के स्केल पर ले जाना अनिवार्य है। आप लोग जानते ही हैं कि स्थलीय भाग का 1/3 भाग जो है वनाच्छादित होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए। और अब देखिए कि निरंतर भारत का फॉरेस्ट कवर बढ़ भी रहा, माने जिस स्पीड पर बढ़ना चाहिए, जितना हम चाहते हैं उतनी स्पीड पर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा ही है, आप जानते ही। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? देखिए पायरोमीटर जो है वो टोटल रेडिएशन मीटर होता है, विकिरण तापमापी होता है। सितारों, सूर्य आदि के तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र वो तंत्र होते हैं जिनका मनुष्य जो है निर्माण करता है। तो धान का खेत हम ही बनाते हैं, वन, घास के मैदान और झील तो प्राकृतिक रूप से ही उपस्थित है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक के रूप में, यानी कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? देखिए भारी जल इसका सही आंसर है, भारी जल। हालांकि बॉइलिंग वाटर टाइप रिएक्टर में, जो आप लोगों ने, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी पढ़ रखी होगी, बॉइलिंग वाटर टाइप रिएक्टर में जो है साधारण जल जो है उसका प्रयोग जो है विमंदक प्रशीतक के रूप में होता है, जो संवर्धित यूरेनियम पर कार्य करने वाले संयंत्र होते हैं। लेकिन भारत में ज़्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं अधिसंख्य, भारी पानी का प्रयोग विमंदक प्रतिशीतक दोनों की तरह करते हैं। तो 130 का जो डी आंसर है वो एकदम सही आंसर है। फिर 131वां क्वेश्चन है, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता के साथ रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ रुक जाता है? पैन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। ये एक वायु प्रदूषक पदार्थ है और ये जो है उपस्थित होता है, जो आप कह सकते हैं जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसमें, और ये आँख में जो है चरचराहट उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है, हीमोग्लोबिन में नहीं घुलता। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ये हीमोग्लोबिन में बहुत ज़्यादा घुलनशील नहीं है, और ओजोन तो हीमोग्लोबिन तक पहुंचने कोई सवाल ही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन विकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जो बहुत ही शीघ्रतापूर्वक, बहुत ही क्विकली हीमोग्लोबिन के साथ जो है बॉन्ड बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हीमोग्लोबिन को बदल देती है। एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त हो जाए, एक बार वो ज्वाइन कर जाए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बदल जाए, तो एक इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक अनुत्क्रमणीय संश्लेष्ट, इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स अनुत्क्रमणीय संश्लेष बन जाता है, जिसके कारण जो है दोबारा वो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को खो देता है। और इसी कारण कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉल्यूशन की वजह से आप देखिए कि डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को विषाक्त गैस कहते हैं। 122वां क्वेश्चन है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा को, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो डायनमो जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 122वां का सी आंसर सही है। फिर हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त के ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आप सही ही जानते हैं। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो 1, 2 और 4 विकल्प सही हैं। जो तीसरा है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये WBC का कार्य है। WBC जो है ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, डिफेंस प्रदान करने का कार्य WBC का है। और RBC जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। फिर 123वां है, वायु की गति को निम्नलिखित के द्वारा नापा जाता है। बैरोमीटर, एनोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वेन। तो एनीमोमीटर जो होता है ये वायु गति को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। फिर इसके बाद 124वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें जो ऑक्सीजन है ये एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूसिंग गैस नहीं है। बाकी तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, तीन की तीनों गैसें ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में पहचानी जाती हैं। बिग बैंग का सिद्धांत निम्न के उद्भव की व्याख्या करता है। मतलब बिग बैंग के सिद्धांत के द्वारा हम किसके एवोल्यूशन को जो है समझते हैं? ब्रह्मांड के जो एवोल्यूशन है इसको हम लोग समझते हैं। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का एवोल्यूशन को बताने के लिए बिग बैंग सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है।
फिर मलेरिया रोग की प्रभावी जो औषधि है, जो मेडिसिन है मलेरिया रोग की, उसके संदर्भ में क्वेश्चन उसने पूछा है कि कुनैन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन को सिनकोना, सिनेमन माने होता है दालचीनी, और सिनकोना ये कुनैन जो है, कुनैन वृक्ष की छाल से मिलता है, तुलसी की पत्ती और कत्था से मिलता नहीं है। फिर जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है। जीन के अंदर जो बेस चेंज होते हैं तेजी से, उनको म्यूटेशन अथवा उत्परिवर्तन कहते हैं। तो 135वें का जो सी विकल्प है सही है। 136वां है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? निर्माता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, तो हम प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। मनुष्य जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। प्राथमिक क्यों है? क्योंकि हम लोग हर्बीवोर हैं, हम लोग शाकाहारी हैं। द्वितीयक क्यों है? क्योंकि हम लोग मांसाहारी भी हम में से कुछ, क्योंकि शाकाहार और मांसाहार दोनों करते हैं, हम लोग सर्वहारी होते हैं। इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही जगह पर मनुष्य को प्लेस किया जा सकता है। बगल वाली साइड में, राइट साइड में देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन, उपयुक्त सभी। तीन के तीनों, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामीन, तीन के तीनों ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर अब देखिए कि जो है, अगर पानी के संक्रमण के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो अब कोरोना काल चल ही रहा है, सैनिटाइज करने के लिए म्यूनिसिपल बॉडीज़ के द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पक्का समझिएगा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के ऊपर क्वेश्चन आना ही है, और वायरस जो कोरोना वायरस है उसको नष्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है व्यापक पैमाने पर। करंट अफेयर से क्वेश्चन ऐसे ही निकल आते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग क्योंकि हो रहा है? कोरोना वायरस को किल करने के लिए। आगे पीछे इसके ऊपर क्वेश्चन आना तय है। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर को संतुलित करने के लिए। उपयुक्त तीनों के लिए आप जानते हैं, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण और संतुलन, तीनों के लिए ही मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? अभी पिछले ही किसी पेपर में हम लोगों ने चर्चा किया था, वन संरक्षण अधिनियम 1972। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ये वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब 2016 में भी आया, 2017, 18, 19 में बाद में ये रिपीट हो गया था। और आप देखिए कि प्राकृतिक आवास विनाश, वहाँ पर भी इसका ऑप्शन था और यहाँ पर भी है। तो जैव विविधता के मुख्य ह्रास का कारण क्या है? नेचुरल जो हैबिटेट जो नष्ट हो रहे हैं, जहाँ पर जीवधारी रहते हैं, उनके हैबिटेट का नेचुरल जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, उसके कारण जैव विविधता बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे बड़ी गैस है, लेकिन दुर्भाग्य से गैस के रूप में नाइट्रोजन को हमारे यहाँ पौधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं के अंकुर का तेल, राई का तेल। जो व्हीट जर्म ऑयल है, गेहूं के अंकुर का तेल, ये विटामिन ए के एक बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज में से एक है। फिर निम्नलिखित में से किस युग्म का सही सुमेल नहीं है? थायमीन, बेरी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, विटामिन ए वर्णनांता, विटामिन के रक्त का जमना। थायमीन विटामिन B1 बेरी सुमेलित है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी स्कर्वी संयुक्त है, विटामिन के जो रक्त के जमने संयुक्त है। विटामिन ए वर्णांता नहीं, कलर ब्लाइंडनेस के साथ सुमेल होता। तो इस तरीके से पूछा क्या है? सुमेल नहीं है। तो विटामिन ए का वर्णांता के साथ कोई सुमेल नहीं है। 147 का जो सी विकल्प है उसको आप बाहर कर देंगे। फिर कैफीन क्षाराह के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। कैफीन एल्कोलाइड कहाँ मिलता है? केवल चाय में, केवल कॉफी में, चाय और कॉफी दोनों में, नींबू पानी। देखिए कैफीन जो है प्रमुखता से कॉफी में पाया जाता है, और चाय में जो एल्कोलाइड होता है, जो प्रमुख एल्कोलाइड होता है, थीन होता है, थीन। तंबाकू में निकोटिन, कॉफी में कैफीन और चाय में थीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाय में कैफीन जरा भी नहीं पाया जाता। तो चाय में थोड़ी मात्रा में और कॉफी में पर्याप्त मात्रा में कैफीन पाया जाता है, इसलिए चाय और कॉफी दोनों में सही विकल्प होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। अब जानते हैं कि ल्यूकेमिया WBC की असाधारण वृद्धि होती है। ल्यूकेमिया ये ब्लड कैंसर एक तरीके का कैंसर। अभी ऊपर ब्लड कैंसर के उपचार के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लड कैंसर के लक्षण के संदर्भ में। तो ब्लड कैंसर में जो WBCs होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है।
आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अभी ऊपर आइंस्टीन के संदर्भ में हमने आपसे चर्चा किया था, फोटोवोल्टिक सेल के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं। तो 140वें का एक क्वेश्चन है। देखिए एक ही पॉइंट पर दो क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ ल्यूकेमिया और ल्यूकेमिया के उपचार पर क्वेश्चन, यहाँ सोलर फोटोवोल्टिक सेल और सोलर सेल को मिला क्वेश्चन, मतलब एक ही एक टॉपिक से दो क्वेश्चन आपके आ जा रहे हैं। फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। कहाँ स्थापित है? ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो मानव सदृश लघुत्तम कपि है। देखिए कपि बंदर और मनुष्य, तो जो बंदर होते हैं, जो मंकीज होते हैं, उनके वाह पूंछ होती है, और जो कपि होते हैं उन्हें एप कहते हैं। एप दिखते बंदर जैसे हैं लेकिन उनकी बाहरी पूंछ नहीं होती, जैसे गोरिल्ला है, जैसे चिंपैंजी है, जैसे ओरंगुटान है, जैसे गिब्बन है। ये दिखने में बंदर जैसे होते हैं लेकिन इनमें किसी के एक्सटर्नल बाहरी पूंछ नहीं होती। तो ये सब बंदर नहीं है, ये सब तकनीकी रूप से कपि या एप्स हैं। और इनमें सबसे छोटा गिब्बन है और गिब्बन भारत में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में पाया जाने वाला एकमात्र एप या एकमात्र कपि कौन है? याद रखिएगा गिब्बन है, और ये मानव सदृश लघुत्तम कपि भी है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता, 149वां क्वेश्चन है इंसिडेंटली, और इसके बाद 150वां लास्ट जो एक क्वेश्चन है। 150वां है कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर है? तो जो आप कह सकते हैं जो यूनिवर्सल डोनर है वो समूह जो यूनिवर्सल डोनर होता है सभी को रक्त दे सकता है। अगर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दे देता तो उसमें आप ओ नेगेटिव का चयन कर लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो इसलिए ओ समूह जो है इसमें यूनिवर्सल डोनर होगा। 149वां क्वेश्चन बीच में छूट गया। जो मनुष्य नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, पीड़ित होता है किससे? तो ये एक तरीके का नर्वस डिसऑर्डर है, बुलीमिया। बुलीमिया से ग्रस्त लोग जो होते हैं उनको कभी समझ ही नहीं आता कि उनको खाना खाना रोक देना चाहिए। वो लगातार खाना खाते ही रहते हैं, वो खाना खाते ही चले जाते हैं। और उसके विपरीत एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, धीमे धीमे उनकी भूख मर जाती है, फिर वो खाना ही नहीं खाते। विशेष रूप से ये ऐसे लोगों के साथ एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप कर जाता है जो वेट लॉस करने के लिए, जो भार घटाने के लिए भोजन छोड़ना शुरू कर देते हैं। लंबी अवधि में भोजन से विरक्ति हो जाती है, भोजन नहीं कर पाते, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है और अंत में फैटल भी हो सकता है, इसके कारण डेथ भी हो सकती है। तो साइंस के सभी क्वेश्चन जो आपके प्रश्न पत्र में आए उनकी हम लोगों ने क्रमशः चर्चा कर ली, और इस सीरीज में एक पेपर और 2015 का है। आगे आने वाले समय में 2015 के उस क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप में से जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे समय समय पर आपको इसके संबंध में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर।